Hello everyone, welcome to Avision Institute and I am Pallavi Das, your friend and guide. So, a very good morning to you all. Once again, welcome to Avision Institute, welcome to our YouTube channel. And I hope you all are fine, you all are in good health और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. राइट सो पेंडेमिक की सिचुएशन चल रहा है, सो यू शुड नॉट गो आउट ऑफ योर होम्स. प्रोटेक्शन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं, प्रोटेक्शन लेकर ही जहाँ जाना है जाइए. इवन घर पे रहकर भी प्रोटेक्शन लीजिए क्यों, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. राइट सो गाइज़, आज भी हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे. आज देखेंगे आज का हमारा टॉप 10 वोकेबुलरीज़ क्या क्या है, ये तो हम लोग देखेंगे ही. लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, वो है मोटिवेशन. तो मोटिवेशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत कितनी पड़ती है. बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की. तो मोटिवेशन में आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही हर रोज़ सुबह को आती हूँ. मैं खुद भी बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए. मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ, मैं खुद भी वोकैब्स आप सब के लिए मैं वोकैब्स का रिसर्च करती हूँ. रिसर्च करके इंटरेस्टिंग वर्ड्स मैं लाती हूँ आपके लिए, ताकि वर्ड्स जो है अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड्स लाया जाए तो पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा लगता है. राइट सो सबसे पहले हम लोग आज का मोटिवेशनल लाइन देखेंगे. देख लेते हैं हमारा आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है. सो टुडेज मोटिवेशनल लाइन इज़ यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर दैन एनीवन एल्स. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गेम जीतने का एक प्रोसेस है, या फिर सक्सेस में पहुंचने का एक प्रोसेस है. प्रोसेस क्या है? यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम. सबसे पहले आपको गेम के रूल्स को जानना पड़ेगा. उसके बाद में जब आप रूल्स जान जाओगे, जीतोगे कैसे? बाकी दूसरा जो आदमी है, योर कंपिटिटर, वो जैसे गेम को खेलता है उससे बेटर आपको गेम को खेलना पड़ेगा. राइट सो कंपटीशन इज़ ऑलवेज देयर. कंपटीशन के बगैर आजकल कहीं भी कुछ भी नहीं है. ओके, wherever you go you will face a competition. तो competitors आपके आसपास ही रहेंगे. तो इसीलिए मैं ना लाइफ को एक चीज़ बोलती हूँ, तो ये अब मैं आज आप लोगों को भी बता देती हूँ. मैं बोलती हूँ कि लाइफ जो है ना, दैट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो ये मैंने बायोलॉजी में पढ़ा था, बहुत छोटी जब मैं थी, बचपन में मैंने ये बायोलॉजी में पढ़ा था. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो द फिट पर्सन और द फिट ह्यूमन बींग्स, फिट एनिमल्स सर्वाइव. और जो लोग वीक होते हैं उसको उसके ऊपर से उसको कुचल के चले जाते हैं जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं. राइट तो वही लोग सरवाइव करते हैं जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिट होते हैं. सो यू विल हैव टू बी फिट, यू विल हैव टू सरवाइव. राइट अगर आपको ज़िंदा रहना है, अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको अपना नाम चाहिए, आप देखना चाहते हैं अपना नाम जहाँ देखना चाहते हैं, तो इसलिए आपको सरवाइव करना पड़ेगा. एंड यू विल हैव टू बी फिट एंड स्ट्रॉन्ग. तो फिट एंड स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अगर आप सरवाइव करना चाहते हो तो आपको फिट एंड स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा. फिट एंड स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो आप कंपटीटर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाओगे, और आपको कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, कंपटीटर के साथ फाइट करना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा. इसका मतलब क्या है? कंपटीटर से आपको बेटर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी आप जीत पाओगे. सो ऑलवेज आपका टारगेट यही होना चाहिए, हम सब का टारगेट यही होना चाहिए कि मेरे जो कंपटीटर है उससे बेटर परफॉर्मेंस मुझे देना है. राइट इफ़ आई वांट टू विन, और अगर मैं उसको हराना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मुझे उससे बेटर गेम खेलना पड़ेगा. ओके सो लाइफ इज़ नॉट अबाउट प्लेइंग गेम ऑब्वियसली. तो सक्सेस भी आपको गेम खेलने के नहीं मिलने वाला. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. ऑलराइट सो लेट अस सी विद दिस मोटिवेशन. सुबह सुबह इस मोटिवेशन के साथ हमारे क्लास को स्टार्ट करेंगे. लेट अस सी व्हाट इज़ आवर वोकैब फॉर टुडे. सो टुडेज फर्स्ट वोकैब, फर्स्ट वर्ड, टुडेज फर्स्ट वर्ड इज स्प्लर्ज. SPLURGE, स्प्लर्ज. स्प्लर्ज जो है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है शौकी. ओके
और या तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली और ऑस्टेंटेशियसली, ऑलराइट, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेंड करना, पैसा उड़ाना, ओके। तो पैसा उड़ाना इसको कहते हैं स्प्लर्ज। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं स्क्वैंडर, फ्लिंग, डिसिपेट, डिसबर्स, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्यूमुलेट, होर्ड, कंजर्व, प्रिजर्व, ओके, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स। अब स्प्लर्ज को कैसे सेंटेंस में यूज किया जाए? बिल इज सेविंग हिज मनी, तो बिल किसी का नाम है, बिल मनी सेव कर रहा है, पैसा सेव कर रहा है, सो ही कैन स्प्लर्ज ऑन हिज वैकेशन, ताकि वो जब वैकेशन में जाएगा कुछ दिनों बाद वहाँ पे वो स्प्लर्ज कर सके, मतलब पैसा उड़ा सके वैकेशन में, इसीलिए अभी वो पैसा सेव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्प्लर्ज, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिटेंट, ओके, डिटेंट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। ये है तो एक नाउन जिसका मीनिंग होता है शांति बनाए रखने, ओके। डिटेंट इज कॉल्ड शांति बनाए रखने को डिटेंट कहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन से द ईजिंग और हॉस्टिलिटी और स्ट्रेन रिलेशनशिप स्पेशली बिटवीन कंट्रीज। तो दो कंट्री के बीच में, ओके, दो कंट्री के बीच में इफ़ यू हैव स्ट्रेन रिलेशनशिप, मतलब पहले रिलेशनशिप अच्छा नहीं था बट अभी रिलेशनशिप अच्छा है, ओके, अभी मारा पीटी का रिलेशन नहीं है, अभी शांति का रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड डिटेंट, ओके। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो चुका है दो देशों के बीच में, पीस, एमिटी, कॉनकॉर्ड, ये सारे हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिसरप्टिव, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। नाउ सेंटेंस में कैसे यूज करें? द प्रोलॉन्ग्ड डिटेंट बिटवीन द warring neighbors allowed us to cross the border without fear of being arrested. तो ये जो वॉरिंग नेबर्स किसको कहते हैं? मतलब प्रतिवेशी देश, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान से, इंडिया एंड बांग्लादेश, ओके, तो ये हमारे प्रतिवेशी नेबर कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज, ओके। सो ये जो वॉरिंग नेबर्स मतलब दो नेबर्स जो हमेशा लड़ाई करते रहते थे, ओके। तो वॉरिंग नेबर्स के बीच में प्रोलॉन्ग्ड डिटेंट के कारण, प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत दिनों से एक पीसफुल रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, जो लोग पहले मारा पीटी ही करते रहते थे, ओके। तो इसीलिए हम क्रॉस कर पाए बॉर्डर विदाउट द फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, अरेस्ट होने के डर के अलावा हम लोग क्रॉस कर पाए बॉर्डर, सो विदाउट फियर, ऑलराइट। Let's see. So here you can see we have our first idiom for today. So what is our first idiom? हमारा पहला idiom क्या है देख लेते हैं। तो ये भी एक फूड idiom है, जैसे कि हम लोग इस वीक भी फूड idiom कर रहे हैं, तो ये एक फूड idiom है। क्या है? रीड द टी लीव्स। तो चाय के पत्ते को कैसे पढ़े? ओके, सो दिस इज नॉट द मीनिंग, ऑब्वियसली चाय के पत्ते को पढ़ा नहीं जा सकता, ओके। तो इस इडियम का मीनिंग क्या होता है? प्रेडिक्ट द फ्यूचर फ्रॉम स्मॉल साइंस। तो बेसिकली रीड द टी लीव्स मतलब चाय के पत्ते को पढ़ने का मीनिंग होता है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर प्रेडिक्शन, ओके। जैसे कि एस्ट्रोलॉजर लोग करते हैं, हमारा हाथ देख के, हमारा कुछ भी देख के प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर ऐसे जाने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्शन। तो यही होता है रीड द टी लीव्स का एग्जाम्पल या फिर यूजेज, ऐसे यूज़ करते हैं इस इडियम को। अब सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस में क्या कहा गया है। एवरीवन सेज थिंग्स आर गोइंग ग्रेट फॉर आवर कंपनी, मतलब सब लोग कहते हैं कि हमारे कंपनी में चीज़ें बहुत अच्छी चल रहा है, ओके। कंपनी में चीज़ें बहुत अच्छा चल रहा है, बट इफ़ यू रीड द टी लीव्स यू विल सी ट्रबल अहेड। लेकिन तुम जब फ्यूचर प्रेडिक्ट करोगे, तुम देखोगे कि आगे बहुत सारा ट्रबल आने वाला है, सर के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम है, आने वाला है, ओके, मंडरा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रीड द टी लीव्स, ओके। अब यहाँ पे एक नोट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नोट को भी एक बार देख लेते हैं।
ये नोट क्या है? दिस कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग बाय एग्जामिनिंग द पैटर्न्स ऑफ टी लीव्स इन द बॉटम ऑफ अ कप। तो ये ना एक फॉर्च्यून टेलिंग मतलब पहले के दिनों में एक भविष्यवाणी किया जाता था। तो भविष्यवाणी कैसे करते थे? कुछ चाय की पत्तियों को कप में डाल देते थे और कप के नीचे जो चाय की पत्ती गिरी हुई रहती थी उसको देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता था। ओके, तो ये ईडियम जो है ये पुराने एक रीति से आया है। ओके, पुराना ये रीति था कि पुराने दिनों में चाय के पत्ती कप के नीचे गिरा हुआ चाय के पत्ती से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता था। ओके, सो ये जो नियम है इसके बाद में ही ये फूड ईडियम जो है आया है। ऑलराइट, लेट अस सी हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। हमारा नेक्स्ट वोकैब है कॉन्टेंशियस। ओके, कॉन्टेंशियस हमारा नेक्स्ट वोकैब है। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विवादास्पद। ओके, विवादास्पद। In English you can say causing or likely to cause an argument, controversial मतलब कोई आर्ग्यूमेंट शुरू होना या फिर कोई कंट्रोवर्सी में फंस जाना या फिर कोई कंट्रोवर्सी शुरू होना, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंशियस। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल मतलब कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर डिबेट हो तो उसको डिबेटेबल टॉपिक कहते हैं। राइट, मूट हो सकता है सिनोनिम्स, वेक्स्ड हो सकता है सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं एग्रीएबल, नॉन बेलिजरेंट, पेसिफिक, पीसफुल, ये एंटोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते हैं। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? द ऑथर रोट अ कॉन्टेंशियस नोवेल विच कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ अनरेस्ट। तो ये जो ऑथर थे, ये इन ऑथर ने एक कॉन्टेंशियस नोवेल लिखा था। कॉन्टेंशियस नोवेल मतलब ऐसा एक नोवेल जिसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्सी तैयार हो गया। ओके, कंट्रोवर्सी आ गया। कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ अनरेस्ट, तो बहुत सारा अनरेस्ट पैदा हो गया इस कॉन्टेंशियस नोवेल के वजह से। अनरेस्ट मतलब बहुत दंगे, मारापीटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज़। ओके, तो ऐसे लोगों में आने लगा इस डिबेटेबल नोवेल के ऊपर। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है हक बहाल करना। ओके, इन इंग्लिश यू कैन से टू प्रूव दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। तो ऐसा कुछ प्रूव करना मतलब प्रमाण करना कि कोई जो है, ये आदमी जो है, इसने ये क्राइम नहीं किया है, ये गिल्टी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेट। और रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम और बैड सिचुएशन, तो बोलना कि नहीं ये इस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये प्रॉब्लम इसके कारण नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एब्सॉल्व, क्लियर, एक्विट, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं चार्ज, कॉन्विक्ट, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? Unfortunately, the video footage does not exonerate Hank of the robbery charges. तो अनफॉर्चुनेटली ये जो वीडियो फुटेज है ये हैंक किसी का नाम है, ये हैंक को इस रॉबरी चार्जेस से हटाता नहीं है। रॉबरी चार्जेस मतलब ये उसने शायद कहीं चोरी किया है या डाका डाला है, तो रॉबर, ही इज़ अ रॉबर। तो ये वीडियो फुटेज उसको बिल्कुल भी रॉबरी चार्जेस से हटाता नहीं है, मतलब ये पूरा प्रमाण ही कर रहा है कि हैंक ने ही ये रॉबरी किया है। ऑलराइट, लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड। सो दिस नेक्स्ट वी हैव आवर नेक्स्ट ईडियम। तो हमारा नेक्स्ट ईडियम क्या है? ये भी एक फूड ईडियम है जो कि है रेड मीट, लाल मांस। ओके, लाल मांस, इसका मीनिंग क्या होता है? Political appeals designed to excite one's core supporters. तो पॉलिटिकल अपील मतलब अगर ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग मैंने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, तो पूरे ग्राउंड में सारे लोग, जो लोग सपोर्टर है उस पॉलिटिकल पार्टी का, सब आ गए हैं, बैठ गए हैं मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। ओके, और कोई स्टेज के ऊपर उठ के कोई पॉलिटिकल अपील कर रहा है, तो बाकी जो सपोर्टर्स है उन लोगों को एक्साइट करने के लिए, मतलब उन लोगों को
उकसाने के लिए उन लोगों को, ताकि वो लोग गुस्सा होकर सब तोड़ फोड़ करने लगे, भागने लगे इधर उधर, एक बवाल मच जाए, तो उसके वजह से एक पॉलिटिकल अपील या फिर कुछ ऐसा बोल दिया उस आदमी ने जो स्टेज के ऊपर है। इसके वजह से जो सपोर्टर्स हैं उस पार्टी के, वो बिल्कुल मतलब पागल से हो गए थे। ओके, मतलब ऐसा लगा कि अभी तोड़ फोड़ कर देंगे, अभी देख लेंगे, ये कर देंगे, आग लगा देंगे, ऐसा हो गया। दैट इज़ कॉल्ड रेड मीट। ओके, बेसिकली रेड मीट जो ईडियम है ये ऐसे फ्रेज में नहीं आता है। रेड मीट बस ये ईडियम समझाने के लिए यहाँ लिखा है मैंने, लेकिन एक्चुअली ये जो अंडरलाइन किया हुआ सेक्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा ही आपका ईडियम है। दैट इज़ ये पूरा ही हमेशा आता है, यही एक फ्रेज है। ओके, दिस इज़ एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, दैट इज़ थ्रो रेड मीट टू द बेस। थ्रो रेड मीट टू द बेस, दिस इज़ द इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, यही पूरा इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। थ्रो रेड मीट टू द बेस का मतलब होता है कि किसी बहुत मास ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग जो सपोर्टर्स हैं उनको उकसा देना, दैट इज कॉल्ड थ्रो रेड मीट टू द बेस। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? द कैंडिडेट थ्रू रेड मीट टू द बेस ब्लेमिंग इमिग्रेंट्स फॉर द कंट्रीज प्रॉब्लम्स। तो देश में जो प्रॉब्लम्स है उसके वजह से उन्होंने इमिग्रेंट्स को, इमिग्रेंट्स कौन है? जो कंट्री में इल्लीगली घुसे हैं, उन लोगों को इमिग्रेंट्स कहा जाता है। ओके, कंट्री में, हमारे देश में जो लोग इल्लीगली एंटर किए हैं, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके इल्लीगली रह रहे हैं हमारे देश में, दे आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। ओके, नाउ लीगल इमिग्रेंट्स और इल्लीगल इमिग्रेंट्स ये तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कैंडिडेट ने यही किया कि उकसा दिया और दोष डाल दिया इसके ऊपर, इमिग्रेंट्स के ऊपर। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्निशियस। पर्निशियस इज आवर नेक्स्ट वर्ड। पर्निशियस एक एडजेक्टिव है। पर्निशियस का हिंदी होता है हानिकारक। ओके, पर्निशियस का हिंदी होता है हानिकारक। इन इंग्लिश यू कैन से हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सटल वे। तो एक हार्मफुल इफेक्ट होना मतलब बहुत ही ख़राब इफेक्ट पड़ना, स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सटल वे, मतलब धीरे धीरे हार्म होना, धीरे धीरे क्षति पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड पर्निशियस। सिनोनिम्स हो सकते हैं हार्मफुल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, इंजूरियस। सिनोनिम्स हो सकते हैं बेनिफिशियल, बिनाइन, फेवरेबल, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। How to use it in a sentence? If you are going to behave in such a pernicious manner, I would prefer to not be around you. अगर तुम ऐसे ही बिहेव करने वाली हो, ऐसे हार्मफुल बिहेव करने वाली हो, ऐसे ही मैनर में तुम बिहेव करने वाली हो, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूँ, मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं जाऊँगी। ऑलराइट, दैट इज़ पर्निशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्राफ्ट। GRAFT, ग्राफ्ट। ग्राफ्ट एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है घूस। ओके, इन इंग्लिश यू कैन से ब्राइबरी एंड अदर करप्ट प्रैक्टिसेस यूज्ड टू सिक्योर इलिसिट एडवांटेजेस इन पॉलिटिक्स और बिजनेस। तो बेसिकली ब्राइबरी मतलब पैसा घूस देना, ब्राइब करना, राइट? ब्राइब करना मतलब घूस देना, या फिर और भी बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। करप्शन तो आपको पता ही है, जो कि इलिसिट एडवांटेजेस मतलब खराब एडवांटेजेस इन पॉलिटिक्स और बिजनेस में। जनरली ग्राफ्ट ये जो होता है ये पॉलिटिक्स और बिजनेसेस में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं करप्शन, डिसऑनेस्टी, फ्रॉडुलेंस। एंटोनिम्स हो सकते हैं इनकॉरप्टिबिलिटी, ऑनेस्टी, स्टेरिलिटी, प्रोबिटी, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? दो ही डिनाइड द ग्राफ्ट एलिगेशंस, तो उसने ग्राफ्ट एलिगेशंस जो थे, ग्राफ्ट मतलब घूस के जो एलिगेशंस उस पर लगाए गए थे, एलिगेशंस मतलब दोष उसके ऊपर लगाए गए थे, उसने वो बिल्कुल डिनाई कर दिया। मतलब उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। अ जज रूल्ड दैट द पॉलिटिशियन वॉज इंडीड गिल्टी, लेकिन जज ने मतलब कोर्ट में जो जज थे उन्होंने रूलिंग दिया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि पॉलिटिशियन जिसके अगेंस्ट ये मामला चल रहा था, केस चल रहा था, वो गिल्टी है करप्शन के लिए। वो करप्ट
है, उन्होंने करप्शन किया है, उन्होंने ग्राफ्ट लिया है। ओके, करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस फ्यूल्ड बाय हिज पोजीशन ऑफ पावर, तो उसके पावरफुल पोजीशन के वजह से उसने बहुत से ग्राफ्ट लिए हैं, राइट। लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज मेन स्टे। मेन स्टे जो है ये एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है आधार। ओके, इन इंग्लिश यू कैन से अ पर्सन और थिंग ऑन विच समथिंग एल्स इज बेस्ड और डिपेंड्स। तो कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा पर्सन या फिर कोई चीज़ जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड किया हुआ है, किसी और के ऊपर बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड मेन स्टे। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कॉर्नर स्टोन, बलवर्क, बटरेस, बैस्टन। ओके, ये सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं एंटागोनिस्ट, ओपोनेंट, एनिमी, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? Coupons are a mainstay for the couple since they depend on them to reduce their grocery bill every week. तो कूपन्स जो है, मतलब ऐसे हमें कूपन्स मिलते हैं ना 5% ऑफ, 10% ऑफ, तो ये कूपन्स जो है ये इस कपल के लिए मेन स्टे है, मतलब कपल के लिए बिल्कुल ज़िंदा रहने का आधार है। क्यों? क्योंकि इन कूपन्स के ऊपर ये कपल जो है ये बहुत डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसके वजह से इनका जो हर हफ्ते का ग्रोसरी बिल है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ओके, मतलब कम हो जाता है, राइट। लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड, सो वी हैव आवर नेक्स्ट ईडियम। तो हमारा नेक्स्ट ईडियम क्या है? ये फिर से एक फूड ईडियम है, रॉटन टू द कोर। कोर का मतलब आप सबको पता ही होगा, कोर का मतलब होता है फ्रॉम इनसाइड। कोर नॉलेज मतलब डीप नॉलेज, नॉलेज एट अ डेप्थ। ओके, तो डीप नॉलेज या इसको कहते हैं कोर, मतलब बहुत अंदर से अगर कोई नॉलेज हो, अगर कोई अच्छा है तो वो अंदर से अच्छा है, अगर कोई बुरा है तो वो अंदर से बुरा है, दैट इज कॉल्ड टू द कोर। तो रॉटन का मतलब होता है बिल्कुल मतलब बदतर, गंदा। ओके, मतलब जो सबका बुरा चाहता है, दैट इज कॉल्ड रॉटन। ओके, एंटायरली इविल होता है इसका मीनिंग, इस ईडियम का मीनिंग होता है एंटायरली इविल, मतलब ये माथे से सर से पाँव तक पूरा खराब हो चुका है, ये बिल्कुल गंदा लड़का है। ओके, दैट इज कॉल्ड एंटायरली इविल। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? सैम इज रॉटन टू द कोर। सैम बिल्कुल गंदा लड़का है। ही स्टील्स, ही लाइज, ही इज वायोलेंट, आई एम ग्लैड ही इज इन प्रिजन। तो वो क्या क्या करता है? वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, वो वायलेंट है मतलब मारा पीटी करता है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो आज जेल में है। दैट इज कॉल्ड रॉटन टू द कोर, राइट। लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज मिसगिविंग। मिसगिविंग जो है एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है संदेह। इन इंग्लिश इसका मीनिंग होता है अ फीलिंग ऑफ डाउट और एप्रीहेंशन। तो ऐसे डाउट का कोई फीलिंग, मतलब डाउट फील कर रहे हैं अबाउट द आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग। ओके, तो किस वजह से डाउट? आउटकम या फिर कॉन्सिक्वेंस, मतलब इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसके ऊपर डाउट, राइट। दैट इज कॉल्ड मिसगिविंग। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं क्वम, डाउट, रिजर्वेशन, स्क्रपल, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं एश्योरेंस, सर्टेनिटी, सर्टिट्यूड, कॉन्विक्शन, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? डिस्पाइट द एक्टर्स मिसगिविंग अबाउट द फिल्म। तो इन एक्टर के फिल्म के लिए उसका जो मिसगिविंग था, मतलब संदेह था, उसका उतना भरोसा नहीं था इस फिल्म के ऊपर, ये डाउट होने के बावजूद, मतलब संदेह होने के बावजूद ही एक्सेप्टेड द रोल, उसने रोल को एक्सेप्ट किया एंड उसने इतना अच्छा अभिनय किया कि उसको एकेडमी अवार्ड भी मिला उसके एक्टिंग के लिए। ऑलराइट, सो दैट इज कॉल्ड मिसगिविंग। व्हाट इज नेक्स्ट? लेट्स सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्टूपेफाई। स्टूपेफाई जो है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है मूर्ख बनाना। तो स्टूपेफाई करना मतलब मूर्ख बनाना। In English, its meaning is to astonish to the point that a person's thinking ability is decreased.
तो ऐसे पॉइंट में जाके एस्टोनिश कर देना, मतलब अचानक कोई ऐसा कोई बात सुन लेना कि कोई इंसान का सोचने का जो क्षमता है, सोचने का जो पावर है, वो ही कम हो गया, वो ही डिसबैलेंस्ड हो गया, इतना ज़्यादा कोई ऐसा कोई शॉक या ऐसा कुछ, राइट, दैट इज कॉल्ड स्टूपिफाई। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एस्टाउंड, बिनम्ब, ओके। एंटोनिम्स हो सकते हैं इनलिवन, काम, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करें? द प्राइस ऑफ द डिजाइनर शूज appeared टू स्टूपिफाई माई टाइट फिस्टेड हस्बैंड। तो डिजाइनर शूज का जो प्राइस था, ऐसा लग रहा था, मेरा हस्बैंड डिजाइनर शूज खरीदने गए थे, तो डिजाइनर शूज का जो प्राइस था वो मेरे टाइट फिस्टेड हस्बैंड को स्टूपिफाई कर दिया, उसने उस प्राइस देखकर स्टूपिफाई कर दिया, मतलब वो इतना चौंक गया, शॉक हो गया। क्यों? क्योंकि वो टाइट फिस्टेड थे। टाइट फिस्टेड का मीनिंग होता है दिस इज माई फिस्ट, ओके। सो इफ आई डू लाइक दिस इज माई फिस्ट, ओके, दिस इज माई फिस्ट, दिस इज माई फिस्ट। सो इफ आई टाइट इट लाइक दिस इज टाइट फिस्टेड पर्सन, मतलब जिसके हाथ से कुछ निकलता नहीं है, पैसा निकलता नहीं है, ओके, दैट इज कॉल्ड अ टाइट फिस्टेड हस्बैंड। सो शी हैज गॉट अ टाइट फिस्टेड हस्बैंड, जो स्टूपिफाई हो गया डिजाइनर शूज के प्राइस को सुनकर, ओके। व्हाट इज नेक्स्ट? लेट्स सी। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, लास्ट वोकैब फॉर टुडे इज कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है आतंक, ओके। In English, you can say a feeling of anxiety or dismay, typically at something unexpected. तो कोई ऐसा चीज़ जो एक्सपेक्टेशन के बाहर हो गया, ओके, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा कोई चीज़ हो गया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी, मतलब चिंता हो रहा है, या फिर डिजमे हो रहा है, आतंक, बेसिकली आतंक हो रहा है, ओके, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टर्नेशन। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं perturbation, anxiety, distress, disquiet। एंटोनिम्स हो सकता है satisfaction। अब consternation को कैसे यूज करें सेंटेंस में? All it took was one pit bull attack for the girl to have a permanent consternation for dogs। तो ये जो गर्ल थी, ये जो लड़की थी, इसके ऊपर एक पिटबुल का अटैक हुआ था एक बार। पिटबुल इज अ काइंड ऑफ डॉग, सो इट्स अ हाउंड ग्रुप डॉग। इफ यू ऑल नो अबाउट डॉग्स, तो पिटबुल जो है इट इज़ बैंड इन इंडिया, ओके, इट इज़ बैंड इन इंडिया। पिटबुल यहाँ पे लाना अलाउड नहीं है बिकॉज इट इज़ अ हाउंड ग्रुप डॉग एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेंजरस डॉग, ओके। सो पिटबुल इज़ नॉट अलाउड हियर। तो एक पिटबुल का अटैक हुआ था इस लड़की के ऊपर, तो उस अटैक के कारण उसको परमानेंट कॉन्स्टर्नेशन हो गया डॉग्स के ऊपर, मतलब परमानेंटली उसका एक आतंक है, वो कुत्तों के सामने जाती ही नहीं है, ओके, मतलब 10 किलोमीटर दूर रहती है कुत्तों से। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टर्नेशन, मतलब आतंक। ऑलराइट, सो लेट्स सी, या, so we are done with our today's top 10 vocabulary and our idioms also. So we did 3 idiomatic expressions and 10 top 10 vocabulary words for today. So this was all about your vocabulary session. I hope you liked the session, and if you like the session, do press the like button, and comment in our videos. Your comments are very useful, very essential for us. And yes, don't forget to like it, don't forget to share it with your friends and relatives who need these kind of videos. Please share it with them. And yes, if you are new to our channel, then do subscribe our channel, and yes, don't forget to hit the bell icon so that you get all the recent updates. So guys, this was all about today's session, today's vocabulary session. Thank you and namaste. Please visit us again and do visit our website and all, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा. And do watch our videos regularly. See you next day. Till then, take care. Bye bye.